नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हुआ आपके साथ राहुल राजपूत। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2024 के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। इसके लिए उन्होंने पूर्वांचल के गाजीपुर जिले से शुरुआत की है। गाजीपुर में नड्डा ने सभा में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बताई। उन्हें गलत बटन दबाने पर खामियाजा और सही बटन दबाने का फायदा समझाया। नड्डा ने जनता को बताया कि कैसे यूपी सरकार हीरा है। उन्होंने हीरा की परिभाषा भी बताई। तो सीएम योगी ने गाजीपुर का उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे यूपी में कानून का राज है। बीजेपी की नजर पिछली बार की हारी हुई सीटों को जीतने पर है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में पावर बैटल ऑफ पूर्वांचल पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के सवाल। 24 की चौसर पर बीजेपी ने बिछाई 14 वाली बिसात। जेपी नड्डा को मिलेगा पूरब का साथ। कौन जीतेगा पावर बैटल ऑफ पूर्वांचल? पूर्वांचल में बीजेपी साथ पाएगी जाति समीकरण। पूर्वांचल के माफिया पर एक्शन का फायदा मिलेगा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। गाजीपुर की जमीन से पूर्वांचल को साधने की रणनीति तैयार कर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीर अब्दुल हमीद के गाजीपुर जिले में पहुंचे तो मंच पर शहीद सैनिकों को नमन करने के बाद नड्डा सीधे मुद्दे पर आ गए। जेपी नड्डा ने जनता को विकास का मतलब समझाया और बताया कि मतों का सही प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र में अपने मतों का अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है। सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। नड्डा ने बताया कि पहले भी मोदी सरकार अखिलेश के समय में यूपी को काफी पैसे देती थी, लेकिन उसके कटोरे में छेद था। अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे। मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था। ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा, कहीं और निकल जाता था। नड्डा ने बताया कि वाराणसी गाजीपुर हाईवे इसलिए संभव हो सका क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी। इस मौके पर सीएम योगी ने भी एक्सप्रेस हाईवे की बात की, लेकिन योगी भूमाफिया पर कार्रवाई का जिक्र करना नहीं भूले। डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्य हुआ है, सरकार और संगठन ने मिलकर के जिस प्रकार का कार्य किया है, जो परिवर्तन दिखा है, एक और विकास का कार्य बिना भेदभाव के, शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण तो आपका ये गाजीपुर की धरती बना है। सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र कर बताया कि आज गाजीपुर लखनऊ के काफी करीब हो चुका है, लेकिन प्रदेश में विपक्ष सरकार के दावों को हवा हवाई बता रहा है। फरेब और झूठ की सियासत जो भारतीय जनता पार्टी ने की, ये पूरे देश ने देखा। चाहे वो नौजवानों के साथ फरेब रहा हो, चाहे वो किसानों के साथ धोखा रहा हो, हम पूरी तरह से तैयार है और देश का आवाम का तैयार है। नया इतिहास लिखने जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही राष्ट्रीय दल अहंकार से ग्रसित है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में जो सहयोगी थे, चाहे शिवसेना, चाहे नीतीश जी और चाहे अकाली दल रहा, आज सब छोड़ के जा चुके हैं। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम करेगा। पूर्वांचल में 2014 के चुनाव में बीजेपी को 27 में से 26 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन 2019 में गाजीपुर सीट हाथ से निकल गई थी। यही नहीं, 2019 में 27 में से सिर्फ 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी गाजीपुर से पूरे पूर्वांचल को साधना चाह रही है, जहां उसकी नजर मुस्लिम वोटर्स पर है, जो अभी तक उससे दूर रहे हैं। चीफ न्यूज स्टेट। मेहमानों का परिचय करा दे। प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुनील अर्कवंशी जी, प्रवक्ता एसबीएसपी, एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, चंद्रेश कुमार जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। उमराव जी, शुरुआत तो 24 की कर दी है, 22 में ही जेपी नड्डा ने, और 14 वो सीट जो 2019 में आप लोग हार गए। कारण का तो पता ही होगा। सवाल ये कि जब हारे तो किस तरीके से वो क्षेत्रीय दल
जो आपसे आगे निकली, तो क्या कुछ रणनीति है? क्या कानून व्यवस्था, विकास की योजनाएं जो गिना रहे हैं उससे फायदा मिलेगा, लेकिन पूर्वांचल जाते जाते विकास और योजनाएं पीछे, जातिगत समीकरण सबसे आगे? जी राहुल जी, निश्चित तौर पर हम विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 में भी हमारा मुद्दा विकास और कानून व्यवस्था थी, और 24 में भी जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियां प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की, उस मुद्दे पर ही हम चुनाव में जाएंगे। और हमारा टारगेट है कि हम इस बार सारी सीटों को जीते हैं। और जैसे जो कमजोर भी सीटें थी हमारी, चाहे रामपुर हो या आजमगढ़ हो, वो भी हमने बाई इलेक्शन में हमने जीतने का काम किया है। और जो पार्टियां जिनके समय में इस तरह कानून व्यवस्था की स्थितियां खराब थी, माफिया राज था, उस माफिया राज को हमने समाप्त करने का काम किया। यही बात माननीय नड्डा जी ने कही है। आज सारे माफिया जेल में हैं। जो पूर्वांचल के माफिया थे उनको 2-3 मामले में सजा हो चुकी है, बाकी मामलों में सजा होगी। और वो लोग आज मजबूर होकर के, अब उनको जो लोग इस तरह की बात करते थे, आज योगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं वो माफिया है, ताकि कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन वो सब चीजें होने वाली नहीं है। जनता भी समझ रही है। जो हमने सुरक्षा का माहौल प्रदेश में दिया और देश में दिया है, जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता रही है। 2022 के पहले भी हमारे अगेंस्ट काफी कैंपेन चलाया गया, ऐसे झूठी बातें फैलाई गई, लेकिन जनता ने उन झूठी बातों पर विश्वास नहीं किया। जो विकास की जो राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की, उन मुद्दों पर जनता ने हमारे विश्वास किया और हम सभी सीटें जीतने में कामयाब होंगे। कपिल जी, गलत बटन दबाया तो माफिया राज, सही बटन दबाया तो विकास। चक्कर ये है कि मुंह से कुछ भी कह दीजिए, आंकड़े तो यही बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से सहित देश का विनाश हो गया है। लेकिन हरियाली के लोगों को सब कुछ हरा हरा दिखता है। अब आप बताइए, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि आज भी देश में उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में, लूट के मामले में नंबर 1 पे है, यौन उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 पे है, बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अत्याचार में नंबर 1 पे है, साइबर क्राइम पहले से 35% बढ़ गया है। उठा करके साइबर इंडेक्स देख लीजिए। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है कि इनके अपने मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, लेकिन ये जांच नहीं कराते। भाई देखिए, पीडब्ल्यूडी के अंदर जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे में हुई, उसके मंत्री को नहीं पता है। तो मुझे आप बताइए कि मुर्दों की पोस्टिंग हो रही है, मुर्दों की वो हो रही है, और हायर कमेटी जो बैठ रही है, वो जिस व्यक्ति अनिल श्रीवास्तव जी पर चार्जशीट कर रही है, वो आदमी 1 हफ्ता पहले ही रिटायर हो चुका है। तो ये है इनके यहाँ का लपोलवा। लोकसभा में ये मुद्दा गूंजेगा क्या? मैं तो एक बात कह रहा हूं कि लोकसभा के से साथ साथ हम लोगों ने जितने इलेक्शंस हुए उसमें मुद्दे उठाए, और ये जिस तरीके से 2022 में हमारे से जीते हैं वो भी आपके सामने है कि 125 सीटें कम नहीं होती, 36% कम मत का वो जो हमने 4 बार सरकार बनाई तो नहीं हम पाए। और आप खुद देख लीजिए, 210 सीटें ऐसी थी जो महज 200 वोट से 1000 के बीच में, यानी कि कुल 210 सीटों पे 5.5 लाख का अंतर था। 5.5 लाख वोट मात्र, उसमें हमारी सरकार नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इन सीटों पे हराने का काम प्रशासन ने, जहां बहुत छोटा मार्जिन। तो इनके चिंताओं पे बल है, इसीलिए नगर निकाय के चुनाव से भाग खड़े हुए हैं। क्या इनको नहीं मालूम था कि नगर निकाय चुनाव जनवरी में कराने हैं? इनको नहीं मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट, हालांकि आप लोग उसी में फंसे रहिए, और चीजें बनानी है। बीजेपी तो 24 की तैयारी में जुट गई है, और आप लोग अभी भी राग 22 और निकाय का वही गा रहे हैं। नहीं, निकाय तो हुआ ही नहीं, वो 24 में जुट गए। अरे पहले 23 की बात करो ना, कि जनवरी में क्यों भाग गए? भाई आप क्यों भागे डबल इंजन वाले? और मैं ये पूछ रहा हूं, 2022 का जो सबसे पहला इनका वादा था कि किसानों की बिजली का बिल माफ, प्रदेशवासियों के बिजली का बिल हाफ, और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, आपके द्वारा दी गई न्यूज है। आप ही लोगों के न्यूज चैनल पे वो मीटिंग्स के बारे में आया कि बढ़ाने जा रहे हैं बिजली का। सोचिए ये क्या है? गंगा जल बताते हैं, नाली का पानी पिलाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चंद्रेश कुमार जी, लड़ाई लगातार कही जा रही है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी कहां शामिल होती है कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा तो हो रहा है, लेकिन 24 तक क्या कुछ पार्टी की मजबूती, स्थिति बेहतर नहीं उत्तर प्रदेश में 89 के बाद। हालांकि जब यूपीए की दोनों सरकार रही, सीट ठीक ठाक रही, लेकिन स्थिति उसके बाद डामाडोल जिस तरीके से हुई, उभर नहीं पा रहे आप लोग। 2024 का चुनाव केंद्रीय मुद्दों पर होगा, और लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में होगी। देश जानता है, देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आम जनता की आवाज को लगातार उठाती रही और पिछले 8 साल से देश के अंदर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रहा है और सरकार, उसके वित्त मंत्री और उसका पूरा महकमा महंगाई, भ्रष्टाचार को, अपराध को, गरीबी को, बेरोजगारी को रोकने में असमर्थ है। तो 2024 में निश्चित रूप से राजनीति में बड़ा परिवर्तन तो होगा, इस बात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जो साख है वो 2024 में खत्म हो जाएगा। मोदी जी सत्ता से बाहर होंगे, राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपके मन से जेपी नड्डा जी की बात को सुन रहा था। आदरणीय जेपी नड्डा जी को हम लोग झूठ का अड्डा कहते हैं। जेपी नड्डा जी बताएं कि उत्तर प्रदेश में गायें भूखमरी से क्यों मर रही हैं, भूख और प्यास से तड़प कर क्यों मर रही हैं। जेपी नड्डा जी बताएं कि एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में पूरे भारत में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। जेपी नड्डा जी बताएं कि वाराणसी से लेकर गोरखपुर के बीच उन्होंने कितने इंडस्ट्री खड़ा किए। जेपी नड्डा जी बताएं कि पिछले 8 साल में डबल इंजन की ये सरकार कहते हैं, मैं मानता हूं कि बिना इंजन की सरकार है। गोरखपुर में खाद कारखाने को क्यों नहीं स्टार्ट कर पाए। मुद्दों पर चुनाव होता है, आपको ये लगता है? बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश गड्ढा से मुक्त हो गया? चंद्रेश कुमार जी, इन मुद्दों पर चुनाव होता है, आपको लगता है? अगर होता तो हमें लगता है कि आप ही की सरकार 2019 में केंद्र में बैठी होती, हो सकता है कि सहयोगी बाहर से समाजवादी पार्टी होती। नहीं, मुद्दे पर चुनाव होता है, जनता मुद्दे के आधार पर वोट करती है। कई बार राजनीतिक दल जनता को मुद्दों से बहका ले जाते हैं और वो उसमें कामयाब भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कहा जाता है ना कि सत्यमेव जयते। जनता भारतीय जनता पार्टी को जान चुकी है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जेपी नड्डा जी गाजीपुर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और देश के हमारे पहलवान, हमारी बेटियां दिल्ली में रो रही हैं और वही सुनिए मांग रही है। चंद्रेश और ये न्याय वही गाजीपुर जहां से सांसद हुआ करते थे मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा को यही लगा कि उन्होंने जितना बेहतर काम किया है अपने संसदीय क्षेत्र में और उसी के दम पे वो जीत जाएंगे, लेकिन कहाँ हो पाया? सांसद कौन चुना गया वहाँ? ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। सुनील अरगवंशी जी आते चंद्रेश जी आते। अगर जीतना होता तो फिर राहुल गांधी भी अमेठी से जीत जाते। अरगवंशी जी, हालांकि 19 में रणनीति अलग थी समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की स्थिति सबने देखा। 22 में अलग रणनीति, आप लोग साथ थे, और ये वो सीटें हैं जहां आपके वोटर्स भी ज्यादा तादाद में हैं। लगता क्या है जो पूर्वांचल मिशन है सभी पार्टियों के लिए, क्या उसमें आप फिट बैठ रहे हैं? क्योंकि ये केंद्रीय पार्टियां हैं और ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों का क्या भविष्य है? देखिए राहुल जी, जब आपने हमारी पार्टी की बात शुरुआत करी है तो आपने देखा कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमने गठबंधन किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारी ताकत को जाना और पहचाना और हमारे गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सीटें बढ़ने का काम हुआ। 2022 हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए, सरकार बनी, कुछ मुद्दों को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी से जो बात हुई होती वो मुद्दे नहीं पूरे हुए। तो आज देश में आप देखिए ना कि किस तरीके का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। जिन मुद्दों को लेकर हम गए थे वो मुद्दे पूरे नहीं हुए, हम सरकार को छोड़कर चले आए। फिर भाई उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाते रहे, जनता जनार्दन से हम उन मुद्दों को लेकर बात करते रहे, उनकी समस्याओं को लेकर हम लगातार क्षेत्र में बने रहे। 2022 के चुनाव में भी हमारी ताकत को समाजवादी पार्टी ने पहचानने का काम किया और पूर्वांचल की धरती पर समाजवादी पार्टी को बढ़त दिलाने का भी काम माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में दिलाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आप सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज पूर्वांचल का दौरा चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे अन्य दल का हो, आखिर पूर्वांचल का दौरा किस तरीके से इन पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। तो माननीय नेताजी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो ताकत इकट्ठा करी गई है, वो चाहे वो राजभर समाज में हो, चाहे अति पिछड़े तमाम ऐसे समाज है, अरपंसी समाज हो, पाल समाज हो, प्रजापति समाज हो, जिनकी आज तक कोई आवाज नहीं सुनता था, उनकी आवाज बनकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज उनको राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार आज पूर्वांचल के अंदर जो भी दौर है तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कहीं ना कहीं ताकत उभर कर आ रही है, इसलिए ये दौरे। उमराव जी, जेपी नड्डा ने गाजीपुर से शुरुआत कर दी है, लेकिन उससे पहले शिवपाल यादव लगातार कवायद तो कर रहे हैं और यही इलाका है जहां 22 में बीजेपी को झटका लगा है। जी, निश्चित
निश्चित तौर पर जो चीजें हमारी जो सीटें कमजोर थी उस पर हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश की ऐसी जो 150 सीटें थी जिनपे हम हारे थे या जहाँ पे हमारा प्रदर्शन कमजोर था, उन सीटों पे हम काम कर रहे हैं और जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए हमारा टारगेट कि सभी सीटें जीतने का हमने उत्तर प्रदेश में टारगेट रखा है और जितनी सीटें हमारी 2019 में थी पूरे देश में उससे अधिक जीतने का हमने टारगेट रखा है। और जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया था, अपनी तिजोरियां भरी, व्हाइट हाउस बनाने का काम किया, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था, सीबीआई ने बंद कर दिया, दोबारा उस पर कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि भाई अब वो सीबीआई ने जो मामला किया उसको दोबारा खोला जाए और उसको दोबारा जांच बिठाई जाए। जो केंद्र से पैसा भेजा जाता था उनकी तिजोरियों में जाने का काम करता था। मामला चल रहा है, जनता भी समझ रही है। अब ये ऐसी पार्टियां हैं जो विपक्ष में रहने के बाद इनके भ्रष्टाचार खुल रहे हैं। सत्ता में रहने पे तो सभी के भ्रष्टाचार खुलते हैं, इनके सत्ता में रहने पे खुल रहे थे, विपक्ष में रहने के बाद भी इनके भ्रष्टाचार खुल रहे हैं। तो जनता समझ रही है कि इन्होंने इनके शासनकाल में भय भूख भ्रष्टाचार था और उसके बाद जब सुशासन आया है, ना कोई एक पैसे कहीं भ्रष्टाचार की बात नहीं होती, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, माफिया तो कर्मों का फल किसे मिल रहा है? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको सजा मिल रही है। कपीश जी, इतना वो जो प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाने का काम किया, कपीश जी, अभी तक काफी लोग कह रहे थे कि करप्शन इस सरकार में, उस पे चार्जशीट नहीं लेके आ पाए। राहुल भाई ये चार्जशीट तक नहीं ला पाते। देखिए अभी दिल्ली के ऊपर केजरीवाल साहब के जो वो डिप्टी हैं, उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया साहब, कितना हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा, और चार्जशीट खुश हुआ कि नहीं हुआ। और मैं दूसरा कह रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहन मायावती जी के ऊपर करो चाहे आप हमारे ऊपर करो, दुनिया जान रही है कि कब का जो मामला खुला है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जब आपने मुकम्मल बंद किया था और आप चार्जशीट नहीं लगा पाए, तो आप मुझे बताइए किसके ऊपर आपने कार्रवाई की? आपने किस विवेचना अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की? आपके पास केस खड़ा करने की जगह नहीं है और जिस दिन आप सत्ता पर से जाओगे आपको भारत छोड़ देना पड़ेगा और मेहुल चौकसी भाई के साथ ही रहना पड़ेगा। ये दुनिया का व्यक्ति जान रहा है कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया हुआ है वो अद्वितीय है। आपने 85 लाख करोड़ रुपए विदेशों रुपए लेकर के आपने कोई ठीक। चंद्रेश कुमार जी, बीजेपी के नेता अब ये भी कह रहे हैं कि अब तो रायबरेली सीट भी लेकर रहेंगे, 24 के चुनाव में रायबरेली सीट लोकसभा की वो भी लेकर रहेंगे। अमेठी तो ले ली है। राहुल जी, रायबरेली हो, अमेठी हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत हो, चुनाव जीत लेने से हमारी पहलवान बेटियां जो दिल्ली में रो रही हैं उनको न्याय नहीं मिल जाता। जरूरत उनको न्याय दिलाने की है। और आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ख्याति दिलाने वाले आज पहलवान न्याय की भीख मांग रहे हैं और उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रिजभूषण शरण सिंह घूम रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा जी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं राहुल जी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक आप बोलने दीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप बोलने दीजिए, आपके बीच में चंद्रेश जी, उमराव जी, गरीब बेटी को, दलित पीड़िता को जला दिया जाता है। इसी उत्तर छोड़ दीजिए ना मुद्दे। चंद्रेश जी, आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए। जब तक नंबर नहीं, लोकसभा में कहाँ बैठेंगे? विपक्ष में ही बैठेंगे। देखिए दाई हो या बाई हो, 24 में कहाँ बैठेंगे? मैं 24 में हम सत्ता में आने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री जहाँ एक सीट हो, जिस प्रदेश में एक सीट हो, भारतीय जनता पार्टी का झूठ और आपके बड़े चेहरे को राज्यसभा भेजने के लिए दूसरे राज्य ले जाया जाता है। आप ये बता दीजिए ना सर, आंकड़े तो बता दीजिए। हमें आंकड़े से मतलब है, मुद्दे अपनी जगह, आप लोग मुद्दे उठाते रहिए। नहीं ठीक है राहुल जी, राजनीति आपके मंच पर मैं कई बार कहा हूं कि राजनीति का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना, जीतना या हारना नहीं है। जनसेवा से और जनता सर, जनसेवा अगर होती ना, का संबंध है। मैं तो सभी पार्टियों से कहता, देश आज तो अमेरिका से भी आगे होता। आप ये बताइए, आप आते राहुल जी, उत्तर प्रदेश में एक पीड़िता थाने में रपट लिखवाने जाती है और दरोगा उसके साथ बलात्कार करता है, मुख्यमंत्री जी मौन है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक मौतें होती हैं और ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनाव जो जीत रहा है वो चुनाव नहीं हारेगा। मैं तो पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। हम भी चुनाव में रहे, हम भी 60 साल सत्ता में रहे हैं। हमें ये 8 साल से सत्ता में है, इनको घमंड ज्यादा हो गई है
सर आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए। राहुल गांधी जी के चंद्रेश कुमार जी स्ट्रेटजी बता दीजिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को लेकर। कांग्रेस पार्टी रौंद देगी। 2024 में राहुल गांधी जी के रथ तले भाजपा के घमंड को कांग्रेस पार्टी रौंद अर्कवंशी जी, और हम एक बार पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और इस देश जो मैदान में है ही नहीं वो जीत की बात कर रहा है और लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करने जा रहे हैं। जो मैदान में है नहीं वो जीत की बात कह रहा है। करेंगे राहुल जी यही कह रहे थे ना कि नीचे छेद था, खैर उसका जवाब कपीस जी देंगे। मैं इतना बता देना चाहता हूँ, इन्होंने लोकतंत्र में छेद कर दिया है, संविधान ने लोकतांत्रिक ठीक है ना सर, 24 में दिख जाएगा और उससे पहले नौ राज्यों के चुनाव में दिख जाएगा। अर्कवंशी जी, ओबीसी घोटाला अर्कवंशी जी, निकाय चुनाव में अर्कवंशी जी करके इन्होंने जी अरे चंदेश जी जरा दूसरे का भी सुन लीजिए। चंदेश जी दिल्ली के दूसरे का भी सुन लीजिए। दिखाई दिया है, ये पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दिया है, बिहार में भी दिखाई दिया है, देखिए राहुल जी और राजस्थान में भी दिखाई दिया है। पूर्वांचल की धरती पर आज जिस तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्य कर रही है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश को 4 भागों में बांटकर इस रणनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने पूर्वांचल को अपना बांटा है, हमने मध्यांचल को बांटा है, हमने बुंदेलखंड को बांटा है, पश्चिमांचल के हमने चार प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे साथ जाएंगे 24 जी, पसंद क्या है? सीट मांगेंगे पूर्वांचल में कोई जी? 24 में सीट मांगेंगे जिस पार्टी के साथ जाएंगे। देखिए राहुल जी, अभी किस पार्टी से हमारा गठबंधन होना है, किस पार्टी से गठबंधन नहीं होना है, ये चुनाव के 4 से 5 महीने पूर्व होगा। ये बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही। लगातार अभी हम अपनी तैयारी और अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस ताकत से हम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। इस ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो चाहे कोई भी दल हो। आपने देखा कि किस तरीके से चाहे 17 का चुनाव हो, देखिए कांग्रेस की तरफ तो आपका इशारा है नहीं, इशारा समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी? नहीं देखिए अभी हमारा समाजवादी पार्टी 22 में आप लोगों ने कर लिया, इससे पहले बीजेपी से किया था, हो सकता है वापसी हो जाए। जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, अभी हम उन्हीं के पास में जा रहे हैं, उन्हीं की बातों को लेकर, हम उन्हीं के मुद्दों को लेकर अभी देखा उत्तर प्रदेश में किस देखिए जनता जनार्दन को इकट्ठा करना और उसे वोट में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी चीज होती है। राहुल जी, शराबबंदी को लेकर हम जो अभियान चला रहे हैं, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 14 ऐसी सीटें जिस पर बीजेपी पूरी तरह से फोकस करे, क्योंकि यही सीटें 2019 में बीजेपी हार गई थी और ऐसे में मिशन पूर्वांचल के तहत जेपी नड्डा पहुंचे गाजीपुर में। उन्होंने कई बातें कही, लेकिन सवाल यही है कि क्या 24 की तैयारी में बीजेपी अभी से जुड़ गई है? अगर बीजेपी जुड़ गए तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अलग